हेलो एवरीवन, द एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी चैप्टर नंबर 20 स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में ये आपका पार्ट सेकंड है। ठीक है, पार्ट सेकंड चलेगा आज, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने जो है द एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी देख लिया था। उसके बाद ये भी हमने पढ़ लिया था एंटी इम्पीरियलिज्म एंड द पैन एशियन फीलिंग्स क्या क्या थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एंड द आफ्टर दैट क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। तो आज वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे 1920s एंड 30s में क्या होता है और आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है विद द सोशोलॉजिस्ट्स, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये याद रखें कि हम 1926 एंड 1927 में क्या हुआ था कि नेहरू वॉज इन यूरोप। सबसे पहली बात, नेहरू जी जो थे वो यूरोप में थे और वेयर ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द कुछ सोशोलॉजिस्ट्स एंड द लेफ्ट लीडर्स। तो ये किसके संपर्क में आते हैं? कुछ सोशलिस्ट्स के और लेफ्टिस्ट्स के। ठीक है, उसके बाद ये एक पार्ट हो गया। एंड देन दादा भाई जो नौरोजी थे वो अटेंड करते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने अटेंड की हेग सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, और ये जो थे ये क्लोज फ्रेंड थे H.M. हिंडमैन के, जो कि एक फेमस सोशलिस्ट थे। तो ये दोनों बातें आपको ड्यान रखनी है। उसके बाद लाला लाजपत राय जी जो थे वो भी कांटेक्ट में आते हैं अमेरिकन सोशलिस्ट ने सोशलिस्ट के मतलब बातें की हैं ड्यूरिंग हिज विजिट टू USA। और ये आपको याद रखना है लाला लाजपत राय जी जो हैं वो कब USA में जाते हैं, तो 1914 टू 1918 में, और इसी दौरान ये अमेरिकन सोशलिस्ट के संपर्क में आते हैं। उसके बाद गांधी के भी क्लोज रिलेशन होते हैं विद द, आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा, गांधी के जो थे क्लोज फ्रेंड थे टॉलस्टॉय एंड रोलैंड रोमैन। ठीक है, तो रोलैंड रोमैन। ठीक है, और 1927 जैसे कि हमने बात की, जो नेहरू थे वो अटेंड करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि यूरोप में वो कुछ सोशलिस्ट एंड द लेफ्टिस्ट लीडर से मिलते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ये अटेंड करते हैं कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट। कहाँ पे हो रही होती है? ब्रुसेल्स में, ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद इस कांग्रेस में क्या बातें चल रही होती हैं कि जो रेवोल्यूशनरीज जो है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और क्या उनकी फीलिंग्स वगैरह है फ्रॉम द एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, और वो कैसे सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म से। ठीक है, और जो नेहरू थे मतलब वहाँ पे जो है ना ऑनररी प्रेसिडेंट्स ही आए हुए थे और नेहरू भी उनमें से एक थे। जैसे कि आइंस्टाइन आए हुए थे, मैडम सुन येट सेन आई हुई थी, रोलैंड रोमैन जो कि हमने बात की गांधी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एंड जॉर्ज लैंसबर्ग आए हुए थे। ठीक है, जॉर्ज लैंसबरी आए हुए थे। ओके, ठीक है, तो नेहरू जो थे वो उन्होंने ये जाना कि इंटरनेशनल करैक्टर ऑफ US इम्पीरियलिज्म जो है वो क्या है। ठीक है, नेहरू को ये पता चला और नेहरू जो थे वो नॉमिनेट हुए फॉर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द लीग अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो नेहरू थे वो फिर आगे जाके मतलब नॉमिनेट होते हैं फॉर द मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म। ठीक है, LAI। ठीक है, उसके बाद जो कांग्रेस थी वो डिसाइड करती है कि वो खोलेगी एक फॉरेन डिपार्टमेंट ताकि हम दूसरे कंट्रीज़ के टच में रह सकें। उसके बाद 1927 में नेहरू विज़िट करते हैं USSR को, और वहाँ पे जाके वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं उनकी सोशलिस्ट स्टेट को देख के, और ही सॉ द रशिया एज द बल्वर्क अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही था। एक बारी मैं क्विक रिवीजन में सब कुछ दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि 1926-1927 में नेहरू जो हैं वो यूरोप में होते हैं और काफ़ी सारे सोशलिस्ट एंड द लेफ्टिस्ट लीडर्स को मिलते हैं। दादा भाई नौरोजी जो थे उस टाइम पे अटेंड करते हैं हेग सेशन को, जो कि
इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का था, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेंड होते हैं HM हिंडमैन की, और जो गांधी थे वो भी क्लोज रिलेशन में थे टॉल्स्टॉय एंड रोलैंड रोमन के। लाला लाजपत राय जी जो थे वो 1940 to 1918 में USA में जाते हैं जब, तो अमेरिकन सोशलिस्ट के कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद नेहरू ने जो है वो अटेंड की थी कॉन्फ्रेंस जो कि ब्रसेल्स में हो रही थी, कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट। उसके बाद नेहरू को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए ऑफ द लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म। उसके बाद नेहरू जो थे वो USSR भी जाते हैं, जहाँ पे वो जाके सोशलिस्ट स्टेट को देखते हैं और काफ़ी प्रसन्न होते हैं, और वो रशिया को एज अ बल्कवॉक मानते हैं अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म। आई थिंक ये होल सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे आफ्टर 1936 एंटी फैसिज्म की। तो मैंने आपको बताया ये टर्मिनोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फैसिज्म क्या होता है कि जो डिक्टेटरशिप का काम नहीं करता, कि मतलब डिक्टेटर वाली सरकार चलानी है हमने, ठीक है, मतलब रूल करना है सबके ऊपर। तो एंटी मतलब इसके खिलाफ की जाने की बातें की गई, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि 1930s में ही जो है राइज ऑफ फैसिज्म जो है वो यूरोप में शुरू हो गया था। तो यूरोप में जो है आपका 1930s में फैसिज्म, ठीक है, स्टार्ट हो गया था। इसके लिए स्ट्रगल भी जो है, अगर ये फैसिज्म स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली पीपल तो स्ट्रगल करेंगे ही, उसके लिए विरोध करेंगे, अपोज करेंगे उसको। द नेशनलिस्ट सो द इम्पीरियलिज्म एंड द फैसिज्म एज द ऑर्गन्स ऑफ द कैपिटलिज्म। तो ये कैपिटलिज्म से ही मानते थे कि निकल के आया है क्या क्या, इम्पीरियलिज्म जिसकी हमने पहले बात की, और साथ ही साथ में फैसिज्म। तो ये जो जैसे मैं लिख रही हूँ ये ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये सपोर्ट करते हैं कि हमें जो है फैसिज्म को सभी पार्ट से हटाना है ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहाँ कहाँ पे फेमस हो रहा था फैसिज्म, ये भी आपको याद रखना है। यूथोपिया, स्पेन, चाइना और चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो इन पार्ट्स में ये जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा था। उसके बाद 1939 में भारत में आ जाते हैं हम, जब त्रिपुरी सेशन होता है कांग्रेस का। इसमें ये ब्रिटिश की पॉलिसी को कंडेम्ड करते हैं बिकॉज वो सपोर्ट कर रहे होते हैं फैसिज्म को इन यूरोप, ठीक है। तो ये जो कांग्रेस मैन होते हैं वो ब्रिटिश पॉलिसी को जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं फैसिज्म को इन यूरोप, इसको कंडेम्ड करते हैं। उसके बाद 1939 में जापान जो है वो अटैक कर देता है चाइना के ऊपर, उसको भी कंडेम्ड किया जाता है नेशनलिस्ट्स के द्वारा। और जो कांग्रेस थी वो अपना मेडिकल मिशन भी भेजती है अंडर डॉक्टर अटल टू चाइना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने बात की 1939 में जब जापान जो है अटैक कर देता है ऑन चाइना, इसको जो नेशनलिस्ट थे वो अपोज करते हैं, और कांग्रेस जो है वो मेडिकल मिशन भेजती है अंडर डॉक्टर अटल टू चाइना। उसके बाद जो कांग्रेस थी वो सपोर्ट करती है पैलेस्टीन्स को, ठीक है। आपको पता है कि इजराइल और पैलेस्टीन में अभी भी जो है वो कितना गर्म मुद्दा रहता है, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग इशू है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कांग्रेस जो थी वो सिंपैथी दिखाती थी ज्यूज़ के साथ, और पैलेस्टीन को कहती थी कि मतलब आपको वहीं रहना है, ठीक है। और ये जो था वो सेटलमेंट करवाने की बात करती थी बिटवीन द ज्यूज़ एंड द अरब्स विदाउट द वेस्टर्न इन्वेंशन। वो ये कह रहे थे कि यूरोप वगैरह की मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेनी है, खुद को ही आपको ज्यूज़ एंड अरब्स को खुद को ही ये मैटर को सॉल्व करना चाहिए। और कांग्रेस जो थी वो ऑलवेज अपोज करती थी पार्टीशन ऑफ द पैलेस्टीन। तो यहाँ पे हमने साथ ही साथ में हमने बात कर ली है पैलेस्टीन की भी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही आता है आफ्टर 1936 में एंटी फैसिज्म में आपको ये बातें याद रखनी है। तो एक बार इसे मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। तो यूरोप में जो है 1930 में ही फैसिज्म जो है वो यूरोप में स्टार्ट हो गया था, और स्ट्रगल भी उसके लिए स्टार्ट हो गई थी लोगों के द्वारा। और कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा होता है, चेकोस्लोवाकिया,
यूथोपिया, स्पेन, चाइना में ज़्यादा होता है। और नेशनलिस्ट ये मानते थे कि जो कैपिटलिज्म का ही ये जो है ऑर्गन्स है, क्या क्या, इंपीरियलिज्म एंड फेसिज्म। ठीक है, उसके बाद 1939 में जो है त्रिपुरी सेशन जो होता है कांग्रेस का, ये ब्रिटिश पॉलिसी को, ब्रिटिश का साथ देने से मना कर देता है क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे होते फैसिज्म को इन यूरोप। 1939 में जो है जापान अटैक कर देता है चाइना के ऊपर और नेशनलिस्ट इसका अपोज करते हैं और कांग्रेस जो है मेडिकल मिशन भेजती है अंडर डॉक्टर अटल टू चाइना। उसके बाद हमने पढ़ा कि पैलेस्टीन का इशू, कि पैलेस्टीन को हमेशा ये बोला गया कि आपको वेस्टर्न वर्ल्ड से जो है वो उनके साथ नहीं सुलझाना, खुद ज्यूज़ एंड अरब को खुद ही बैठ के ये मैटर को सुलझाना चाहिए। और कांग्रेस जो है वो सिंपैथी भी दिखाती है ज्यूज़ को और वो अपोज करती है कि इनका पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद आगे चलते हैं, हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो नेहरू थे उनको आर्किटेक्ट माना जाता है ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, नेहरू ऑफन कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और इन्होंने, इनके काफ़ी सारे रिलेशंस थे विद द अदर नेशन। इन्होंने इम्पोर्टेंस समझी उस मतलब कि रिलेशंस की जो कि हमारे इंडिया के बने हुए थे विद द अदर कंट्रीज़। इससे क्या होता था कि अगर हमारे रिलेशन बाहर वाली कंट्रीज़ के साथ अच्छे हैं तो हमें मतलब कॉपरेशन तो मिलेगा ही एंड वर्ल्ड में जो है वो पीस एंड फ्रीडम की बात भी चलेगी। ठीक है, अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन होने से इनको ये पता चला कि हम इजीली वर्ल्ड पीस एंड फ्रीडम पा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी जाना कि हमें कैसे अपनी आइडेंटिटी को एज अ फ्री नेशन बना के रखना है और किसी भी के नीचे हमने, किसी भी दूसरे नेशन के अंडर हमने काम नहीं करना है। तो फ्री नेशन की भी बात की इन्होंने, एंड नॉट द सैटेलाइट ऑफ द एनी अदर नेशन एंड नॉट बिकम सैटेलाइट ऑफ एनी अदर नेशन। ठीक है, उसके बाद नेहरू ने जो है वो 1947 में जो है दिसंबर में नेहरू ने फॉरेन पॉलिसी की जो है वो फाउंडेशन भी रखी जिसमें पीस एंड फ्रीडम की ही बात की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन रखी जिसमें इन्होंने पीस एंड फ्रीडम की बात की। ठीक है, और ये भी बोला कि जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करेगी फॉर द गुडविल ऑफ द कंट्री। ठीक है, और कोई भी जो है डिसएडवांटेज नहीं होने देगी कंट्री को। तो ये इसमें सब कुछ नेहरू जी ने इस पॉलिसी में बताया। और जो मेन चैलेंज था नेहरू के सामने वो ये था कि कैसे इस पॉलिसी को जो है वो हम बना तो लेंगे लेकिन उसको compete करवाना इन द वर्ल्ड, ये काफ़ी बड़ा जो है था चैलेंज था। उसके लिए इन्होंने ये बोला कि अगर हमें ये करना है, मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बढ़िया बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इंडिया को जो है वो ड्रास्टिक सोशल एंड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लानी होगी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बात की सोशो इकोनॉमिक और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भारत के अंदर इनको लाना पड़ेगा। उसके बाद इनका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कैसे ट्रांसफॉर्म करना है हमें इंडिया को, मतलब ट्रांसफॉर्म तो करना है, ट्रांसफॉर्म की तो बात की, कैसे करना है विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर नेशंस। ठीक है, विदाउट हेल्प ऑफ अदर नेशंस। क्यों अदर नेशंस की हेल्प नहीं लेनी? क्योंकि नहीं तो फिर हम उन्हीं पे ही डिपेंड हो जाएंगे, फिर वही बात कि फिर हम दोबारा क्या आज़ादी मांगते रहेंगे। ठीक है, इसलिए अभी हमने सेल्फ रेलियंट, आपने भी सुना होगा, अभी सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात चल रही है, सेल्फ रेलियंट की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हमें किसी के अंडर काम नहीं करना, खुद ही जो है भारत के अंदर सब कुछ बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया की नीड यही थी कि हमें पीसफुल रिलेशन भी बनाने हैं, साथ ही साथ में इंडिया को स्ट्रॉन्ग भी बनना है अपने बलबूते पर। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। और ये फिर नॉन अलाइनमेंट की भी बात करते हैं, वो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। एक बार इसको सम अप कर लेते हैं, एक बार बता देती हूँ मैं इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है। तो नेहरू को जो है वो आर्किटेक्ट बोला जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, और इंडिया के जो अच्छे रिलेशंस बने हुए अदर कंट्रीज से उनको और बरकरार रखना है ताकि वर्ल्ड में पीस एंड फ्रीडम वो ले सके। फ्री नेशन की बात करते हैं और किसी भी
किसी के अंडर काम करने की बात नहीं करते हैं। 1947 दिसंबर में जो है नेहरू ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की फाउंडेशन रखी, जिसके अंदर पीस एंड फ्रीडम की बात की गई और ये भी बोला कि जो गवर्नमेंट है वो गुडविल के लिए ही काम करेगी कंट्री के, कोई भी डिसएडवांटेज कंट्री मैन को नहीं होने देगी। उसके बाद इसको इम्प्लाई करना तो ईजी था, लेकिन प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए तो इंडिया को कम्पीट करना था विद द वर्ल्ड, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी इंडिया को इन चीज़ों में। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो लानी है, लेकिन किसी के अंडर हमें काम नहीं करना है, हमें इंडिपेंडेंट काम करना है। अगर एक बार डिपेंडेंट हो गई किसी के अंडर तो फिर वो दोबारा से सिचुएशन आ सकती है कॉलोनाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट की, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू मतलब है ये पार्ट, ठीक है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट कुछ ऐसा बन गया था कि इंडिया को फेस करनी पड़ी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो है काफ़ी भारत जो है लड़ता रहा है इंडिपेंडेंस लेने को। और जो मेजर प्लेयर्स थे जो कि बिफोर द वॉर थे, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, मतलब बिफोर कौन कौन से थे, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, आपका जर्मनी, जापान, ठीक है। ये जो थे ये वास्ट एम्पायर्स थे, लेकिन ये भी जो है वो श्रिंक होने लग गई, ठीक है। उसके बाद निकल के आता है आपका यूएसए, जो कि एक आइसोलेटेड पॉलिसी अपनाता है और साथ ही साथ में अपनी पोजीशन को इतना एक्टिव कर लेता है, इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि पूरे देश में जो है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है वो इसकी ही चर्चा होने लगी। और दूसरी तरफ इसके अपोजिशन में कौन आता है, सोवियत यूनियन, ठीक है। अब कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक तो यूएसए आ गया और एक यूएसएसआर आ गया। अब इन दोनों में जो है वो कोल्ड वॉर चलेगा। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो है ये कब से जो है ये दोनों सामने आते हैं, जब यूएसए जो है 1945 में अपनी न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी जो है वो सामने लेके आता है। तो यूएसएसआर कहेगा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो इसने भी फिर जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसने लेट किया था, याद रखना 1949 में इसने किया था। तो इन दोनों में फिर जो है वो कोल्ड वॉर छिड़ जाता है कि मैं सुपीरियर हूँ, वो कहता है मैं सुपीरियर हूँ। लेकिन यहाँ पे आती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि भारत जो है उसका फाउंडिंग मेंबर था। भारत कहता है कि ना तो हम यूएसए की साइड में है, ना हम यूएसएसआर की साइड में है। ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड जो था वो दो अपोजिट ये जो थे, कुछ यूएस की साइड में हो गए, कुछ यूएसएसआर की साइड में हो गए। लेकिन भारत जो था वो अपना इंडिपेंडेंट चल रहा था। और इंडिपेंडेंट का ये मतलब नहीं है कि वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल नहीं था। अभी हम आगे जाके ये भी बात करेंगे कि न्यूट्रल एंड ये आपका नॉन अलाइन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जो चाइना था वो अलाइन हो गया था यूएसएसआर के साथ, ठीक है। चाइना इसके साथ मिल गया था और काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो थे वो यूएस की बात को अपना रहे थे। और आपको ये भी याद रखना है कि जो यूएस था वो कैपिटलिज्म की उस पर चल रहा था, को फॉलो कर रहा था। यूएसएसआर जो था वो सोशलिस्ट की पॉलिसी को अपना रहा था, ठीक है। उसके बाद जो सोवियत यूनियन था उसने प्रोसेस नहीं किया था इकोनॉमिक और द मिलिट्री सपोर्ट, ठीक है। और जैसे कि जो इमर्ज हो रहा था वो कॉलोनियल रूल में जैसे कि इमर्ज हुआ था, ठीक है। और जो अलाइनमेंट था विद द वेस्ट वाज इकोनॉमिकली एक्टिव, मतलब वेस्ट में काफ़ी सारे अलाइनमेंट्स हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ रेलियन की डेवलपमेंट के बाद जो है वो भारत हमेशा से करता रहा कि हमने किसी के अंडर नहीं रहना, ना यूएसए के अंडर रहना, ना यूएसएसआर के अंडर रहना है। क्योंकि अगर फिर से इनके अंडर रहे तो फिर से हम जो है वो कहीं कॉलोनी ना बना ले वो हमारे ऊपर। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट जो था वो वर्ल्ड वॉर के बाद जो था, जो जैसी कंट्रीज़ थी, जो कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व थी, जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये श्रिंक हो गई थी। काफ़ी बड़ी इकॉनमीज थी लेकिन फिर भी श्रिंक हो गई थी। उसके बाद जो है वो यूएस जो है वो 1945 में अपनी न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी को शो करता है और यूएसएसआर भी कहता है कि हम क्यों पीछे रहें, और फिर वो न्यूक्लियर टेस्ट करता है 1949 में। इन दोनों में कोल्ड वॉर छिड़ जाती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ होती हैं वो इन दो गुटों में बट जाती है। लेकिन जो भारत होता है वो अपना नॉन अलाइन मूवमेंट पर ही चलना चाहता है। जैसे चाइना मैंने आपको बताया यूएसएसआर की साइड पे था, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ
पॉइंटर्स। उसके बाद जो प्रिंसिपल था ना, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स, इंडिया इसको जो है वो फॉलो करता है। और जो नॉन अलाइन मूवमेंट, ये जो वर्ड है ये कब सामने आता है, बंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद, ठीक है, ये वर्ड जो है वो सामने निकल के आता है। ये कब हुई थी, 1955 में, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद इसमें होता क्या है, इसका एम क्या होता है कि एक्टिव रिफ्यूज़ल ऑफ स्टेट टू अलाइन इटसेल्फ विद आइदर पार्टी इन डिस्प्यूट बिटवीन द टू पावर ब्लॉक्स। मतलब ये किसी की साइड नहीं जाना चाहते, रिफ्यूज़ कर देते हैं टू अलाइन विद एनी टू पावर ब्लॉक्स, मतलब ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नॉन अलाइन पावर, ये कहाँ हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, बेलग्रेड में। कब हुई थी, 1961 में। कितने लोगों ने, मतलब कितने नेशंस ने अटेंड किया था, 36 ने। और इसमें से कौन कौन थे, 36 तो मेडिटेरेनियन के थे एंड अफ्रीको एशियन पावर्स भी थी इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके ये नेगेटिव मीनिंग भी बताते हैं और पॉजिटिव मीनिंग भी बताते हैं इसका। तो ये कहते हैं कि ये कहने को, नेहरू जी कहते हैं कहने को तो ये नेगेटिव भी हो सकता है कि हम जो है वो किसी का साथ नहीं दे रहे, है ना। कोई कह भी सकता है कि ये वो नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है। लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा मतलब बन के सामने आता है कि हम इसका मतलब इसका, नेहरू जी तो ये मानते थे कि हम जो है नॉन अलाइन को इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम फेवर में हैं ऑफ द पीस। मतलब नेहरू जी हमेशा ये फेवर ऑफ पीस की बात करते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट में, ये आपको बात याद रखनी है। तो जो नॉन अलाइन था वो एक करैक्टरिस्टिक फीचर है फॉरेन पॉलिसी की। मैंने आपको बताया ना कि नेहरू जी ने जो है 1947 में दिसंबर में जो है वो नेशनल फॉरेन पॉलिसी दी, उसका ही ये एक पार्ट निकल के सामने आता है। अब हम बात करेंगे कि जो एक होती है न्यूट्रल स्टेट और एक हम बात कर रहे हैं नॉन अलाइन की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये बात याद रखेंगे। अब इनमें मतलब कन्फ्यूजन क्या होती है इन दोनों में, न्यूट्रलिटी एंड नॉन अलाइन में। जो न्यूट्रल स्टेट होता है ना, यहाँ पे आप ये लिखेगा, जो न्यूट्रल स्टेट होता है वो इनएक्टिव होता है और पैसिव होता है, ठीक है। और ये सिर्फ टाइम ऑफ वॉर के लिए होता है, मतलब वॉर में वो न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉन अलाइन की बात होती है, ये एक तो एक्टिव होता है, ठीक है, पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है। साथ ही साथ में ये वॉर के टाइम पे भी होता है और पीस के टाइम पे भी होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल कंट्री होता है उसका नो ओपिनियन, वो कोई भी ओपिनियन नहीं रखता। लेकिन जो नॉन अलाइन होता है इसके अंदर ये ओपिनियन दे सकते हैं कि कौन सा कंट्री सही है, कौन सा कंट्री नहीं सही है। पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव ओपिनियंस ये रख सकते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ के अंडर, ठीक है। अब भारत ये नहीं कहता कि वो न्यूट्रल है, भारत कहता है कि हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट है, मतलब एक्टिव तो हैं, और साथ ही साथ में टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस की भी बात करते हैं भारत, ठीक है। तो नॉन अलाइन जो होते हैं वो किस किस चीज़ की बात करते हैं। पहली बात तो इंटरनेशनल पीस, दूसरी बात डिसआर्मामेंट, तीसरी बात टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन की भी बात करते हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और एंड करने की बात करते हैं इंपीरियलिज्म की और फैसिज्म, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी बात ये नॉन अलाइन मूवमेंट करता है। अब एक बार इसे दोबारा से देख लेते हैं कि जो नॉन अलाइन वर्ड जो है वो आपका बैंडुंग कांग्रेस में जो है वो सामने आता है, जो कि 1955 में हुआ था। और ये रिफ्यूज़ करने की बात करते हैं, किसी के साथ भी ये नहीं है, ये अपना अलग से ही चलेंगे, ठीक है। बेलग्रेड में ये हुआ था सेशन 1961 में, ठीक है। 36 मेडिटेरेनियन अफ्रीको एशियन
नेशंस ने इसमें जो है वो पार्ट लिया था। और जो नेहरू थे वो हमेशा नॉन अलाइन को नेगेटिव में, वो कहते थे कि अगर नेगेटिव में लोगे तो ये नेगेटिव में भी लिया जा सकता है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं नॉन अलाइन को। क्यों? क्योंकि हाँ, ये जो है ये फेवर करते हैं पीस, मतलब वर्ल्ड में हमें पीस लेके आना है। अब हम न्यूट्रल स्टेट एंड नॉन अलाइन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो न्यूट्रल स्टेट होता है वो इनएक्टिव होता है, पैसिव होता है, वॉर के टाइम पे ही होता है और कोई ओपिनियन नहीं देते। वहीं जो नॉन अलाइन नेशन होता है वो एक्टिव होता है, वॉर एंड पीस के दोनों के टाइम पे होता है और अपने ओपिनियंस जो है वो रख सकता है इंटरनेशनल इश्यूज़ के लिए। उसके बाद जो ये नॉन अलाइन होता है वो इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट एंड द टेरिटरी इंडिपेंडेंस की बात भी करता है, और ये बात करता है कि हमें कैसे जो है वो इम्पीरियलिज्म को और फैसिज्म वगैरह को सपोर्ट नहीं करना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। खिचड़ी सी पकी है वैसे पूरी स्लाइड में, लेकिन समझाने के लिए ऐसे मतलब आई थिंक समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।